आई होप सो आपको क्लैरिटी आई होगी वीबीटी देख के कि किस तरीके से ये वीबीटी को डिजाइन करा गया है, हमें किस तरीके से इस चीज को सोचना है। वो सोचने की पावर जो थी मैंने आपके अंदर डेवलप कर दी है। तो बट हाँ, टाइम टाइम जैसे जैसे बीतेगा आपके अंदर वो पावर थोड़ी अच्छी होती जाएगी, रिफाइन होती जाएगी, पॉलिश होती जाएगी बेसिकली। सो हमने कहाँ तक खत्म कर दिया था? पिछला लेक्चर आई थिंक सो हमने यहाँ तक खत्म कर दिया था। तो यही था एंड ये रहा नेक्स्ट कंपाउंड। इसके बाद हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर कुछ चीज़ें। तो ठीक है। तो अभी अगर तुम्हें मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया, ओके, तो अब क्या होगा? ऐसा नहीं है, तुम्हें इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें बस समझना है, इसकी बॉन्डिंग को समझना है, दैट्स इट, कि ये बॉन्डिंग कैसे कर रहा होगा। हमें कुछ और इससे और कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो NH3 क्या कर रहा है? ये क्रोमियम बैठा है, NH3 क्या कर रहा है? इसको साइड से लाइगेंड दे रहा है ऐसे। NH3 खुद लाइगेंड है, लाइक इसको बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ, ऐसे 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 और ऐसे। ओके, तो ये खुद कितने दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन? यानी कि 6 NH3 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स ये खुद इसको दे रहा है। ओके, तो ये है क्रोमियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेना है, उससे ही हमें हर चीज़ समझ आएगी। क्योंकि अगर तुम क्रोमियम को सीधा लिखोगे तो वो दिक्कत कर सकता है तुम्हें। अगर तुम डायरेक्टली 24 लिख देते हो तो वही है कि पूरी पूरी हाइब्रिडाइजेशन हमारी खराब हो जाएगी, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो कैसे चेक करना है ऑक्सीडेशन नंबर? वैसे तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है, बट हाँ, इसको मेटल को X मान लो, प्लस करो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है न्यूट्रल, तो प्लस करो 0, प्लस करो इसमें क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन पर क्लोरीन -1 होता है, तो 3 क्लोरीन का -3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे -3 इज इक्वल टू, तुम इसको पुट कर लो 0 के। ओके, तो X इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो गया ना, -3 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +3। बेसिकली आपका ये आ गया आंसर। तो क्रोमियम आपको समझ रहा होगा, क्रोमियम 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 +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है। तो उसी हिसाब से हम इसकी ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसमें से जब रिमूव करेंगे, रिमूव क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो रिमूवल पहले 4s से होगी। 4s चाहे यहाँ पर आता है, ऐसे आता है 4s2, और यहाँ पे होगा 3d4 ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी लास्ट वाली। अगर तुम लिखते हो अपने हाथों से, इधर लिख देते हैं, वहाँ का ना कुछ खास समझ नहीं आ रहा। हाँ, 3d4 4s2 ऐसी होगी। तो तुम्हें क्या करना है? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो जब मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये आ जाएगा 4s0 एंड 3d3। हाँ, दैट्स इट। तो अब तुम्हें पता चल गया कि 3d3 यानी कि 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और s वाला खाली पड़ा है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? ये मैंने ऊपर भी ड्रॉ कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और थोड़ा क्लियर अप करते हैं, थिंग्स को सफाई कर देते हैं थोड़ी सी। हाँ, तो 3d3 ये रहे इसके 3 इलेक्ट्रॉन मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3। ओके, अब बात आती है NH3। NH3 क्या कर रहा है? NH3 क्या कर रहा है? ये एक न्यूट्रल लाइगेंड है, ओके, और ये एक एंड डोनर है। एंड डोनर कैसे काम करते थे? एंड डोनर में ऊपर ऊपर चेक करो, मोस्टली ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बट रेयरली होता है कि वीक फील्ड भी हो जाता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आता है ये कॉन्सेप्चुअल चीज़। कॉन्सेप्चुअल यानी कि थोड़ा सा ऐसे वैसी वो चीज़ है कि तुम इसको समझोगे तो समझ जाओगे, नहीं तो तुम गलती करोगे इस क्वेश्चन में, गलती करोगे, बहुत ज़्यादा गलती। तुम कहोगे ठीक है, NH3 जो है ना, इन्होंने कहा है कि मोस्टली तो SFL ही होता है, तो ये SFL होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये SFL है, तो SFL हो गया। ओके, मैंने मान लिया SFL है। तो ये अगर ये SFL है तो मैं क्या करता हूँ? मैं इधर ना इसको इधर कर देता हूँ और इसको ऐसे ही रहने देता। तो मैंने इसको इधर कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया। ओके, और फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसको D2sp3 दे दूंगा। मैंने कहा अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें ऐसे सोचना ही नहीं है। देखो ना, तुम्हें लाइक D2sp3 हम क्यों करते हैं? पहली बात, क्योंकि इसमें लो एनर्जी लगती है, लो एनर्जी। ठीक है, और sp3d2 क्यों नहीं करता? क्योंकि पहले तुम्हें s में भी फिल करना है, फिर 4p में करना, और फिर d में करना। अरे 4d, ये तो बहुत खतरनाक इंसान है, इसकी ऑर्बिटल बहुत बड़ी है, तो दिक्कत करेगा ये, हमें हमेशा दिक्कत करेगा ये। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, आप देखो ना, तुम्हें क्या चाहिए? D2 sp3 चाहिए, और खुशकिस्मती की बात देखो, D2 पहले से ही खाली पड़ा है। अरे वाह 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 वाह, पूरा पहले से खाली पड़ा है। तुम्हारे पास जगह है तो तुम क्यों ही उनको आगे पेयर अप कराओगे? क्योंकि पेयर अप कराने में भी NH3 की एनर्जी लगने वाली है, तो हमें एनर्जी को भी बचाना है अपनी। ऐसा नहीं कि तुम एक ही इलेक्ट्रॉन पे कितनी धड़ाधड़ एनर्जी दे रहे हो और फिर वही है, अनस्टेबलाइज हो जाएगा।
इस कारण से तुम्हारे पास जगह है, बेसिकली जगह पड़ी है, तो हम क्यों इसका यूटिलाइज क्यों ना करें। तो देखो D2SP3 ये रही आपकी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे आ जाएगी D2SP3। आई होप आपको समझ रहा होगा ये चीज़ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 12 इलेक्ट्रॉन इसको भरने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 4 3 6 7 8 9 10 12, दैट्स इट। हो गया हो गया। तो ये थे 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा, एंड तुम्हें वो चीज़ जो थी ना कि इसकी इंट्यूशन की डेवलपमेंट, वो इन 3 क्वेश्चन से आगे होगी, क्योंकि तीनों ही अलग अलग थे। तो आई वांट कि तुम या तो इन नोट्स का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आई डोंट बिलीव इन स्क्रीनशॉट्स। तुम क्या करो, डाउनलोड करो नोट्स, ड्राइव में जाओ, उधर से मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे बेसिकली। तो वहाँ पर जाके तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, और वहाँ से इन चीज़ों को देखो और प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा समझो, क्योंकि समझोगे तो आएगा, नहीं समझोगे तो ये कल ही भूल जाएगा। क्योंकि टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, पर वही है, इंटरेस्टिंग चीज़ें भूल जाती हैं। तो प्लीज़ इसको भूलना नहीं है हमें, तो इसे ना भूला जाए, इस कारण से आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा समझो। अच्छा इस तरीके से ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेगा, तो तभी समझ आएगा, ठीक है। तो sp3d2 क्यों नहीं, ठीक है, इसका जवाब मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया है। पर ये मैंने अपने लिए नहीं रखा, ये तुम्हारे लिए है कि अभी अभी सोचो, चाहे वीडियो पॉज करो या अभी अभी सोच लो कि sp3d2 क्यों नहीं, मैंने sp3d2 में क्यों नहीं भरा। मैंने अभी अभी बता ही दिया, आंसर ही बता दिया इसमें तो, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए sp3d2 क्यों नहीं भरा मैंने। ओके, और मैंने एक और क्वेश्चन है कि मैंने इनको पेयरअप क्यों नहीं कराया। इनको पेयरअप इसको इधर करा सकता था मैं, इसको जगह को पूरी खाली करा सकता था, मैंने क्यों नहीं कराया, तो वो भी बता देना मेरे को, मतलब खुद ही सोच लेना मेरे को क्या करो बता के। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। और ये सब मैंने लिख रखा है ताकि तुम्हें नोट्स जब तुम पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जांपल तुम 1 महीने बाद पढ़ रहे हो, तुम पूरा लेक्चर नहीं पढ़ोगे, पूरा लेक्चर थोड़ी ना देखोगे, तो क्या कर सकते हो, तुम पूरा नोट्स देख सकते हो, और नोट्स से ज़्यादातर चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो जो ना आई फिर तुम क्या करना कि इधर लेक्चर पे आना, और अगर पीसी वगैरह पे हो तो एक्सटेंशंस आते हैं जिससे तुम वीडियो को 4x 5x कर सकते हो, तो वैसे करके धड़ाधड़ से देख डालना आप सब कुछ। बट हाँ, आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक, 6 वाला पढ़ा, जिसमें हमें ऑक्टाहेड्रल शेप्स थी, तो उसमें तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अरे रे, ये भी खतरनाक है थोड़ा सा, चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस किस तरीके से हो सकती है। देखो sp3 वाली d2sp3, ओके, d2sp3, ओके ठीक है समझ गया मैं। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 4 लाइगेंड, 4 लाइगेंड, तो 4 लाइगेंड है, तो यानी कि ये एक मेटल पड़ा होगा, इसको 4 तरफ से लाइगेंड अप्रोच कर रहे होंगे इसको 4 लाइगेंड। इतना तो आपको पता होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर से अब तक तुम थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके होगे, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा हुए होगे, बट हाँ जितना हो गया हो अच्छा है। चलो, तो 4 लाइगेंड्स किस किस तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हैं, sp3, d3s एंड dsp2। ओके, तो इनको कैसे समझे, पहले हम sp3 d3s इन वगैरह को समझते हैं, फिर आगे समझते हैं। सो हेयर आई हैव रिटन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni निकल, एंड हेयर्स लिल क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे एक था, कहाँ गया, ऊपर था कहीं पे, हाँ ये रहा ना, तो पहले इरेज करते हैं। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आई थिंक सो गलती से कह दिया था कि यहाँ पर 4s2 में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। नहीं, आप ऐसे मत समझो, थोड़ा सा हो गया था आई थिंक सो, आपको समझाते हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं, गलती हो गई। तो इसमें क्या था कि आप भरोगे तो लाइक नॉर्मली भर सकते हो, मैंने आई थिंक सो कह दिया था कि आप नॉर्मली मत भरना, आप जब भी मेटल दिखे तो आप 3D में पहले भर देना और 4s2 में बाद में भरना, मैंने कुछ ऐसा कहा था। बट सो सॉरी फॉर दैट थिंग, क्योंकि 4s2 में हमें पहले भरना है, पर निकलेगा लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे भर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक लिखता जाऊँगा जैसे नॉर्मल लिखते हैं। पर जब मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगा, और जब मैं इनमें से इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करना है, तो रिमूवल 4s2 से पहले होने वाली है, बिफोर यहाँ से, और उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तो मैं यहाँ से करूँगा आफ्टर।
तो दैट्स द थिंग, आई थिंक सो मैंने यहाँ वहाँ पे कुछ गलत बोल दिया था, आई डोंट थिंक सो, बट मुझे पता नहीं है, मैंने एक्चुअल में लेक्चर वो देखा नहीं है दोबारा से, तो देख लेना, ठीक है। बट हाँ, अगर तुम्हें पता भी था तो ठीक है, इसको इस पार्ट को भूल जाओ फिर कि मैंने कभी ऐसे कोई चीज़ कही थी तुम्हें। दिस कंपाउंड, इससे तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आने वाली है। तो इसकी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, sp3, D3s एंड DSP2। हाँ, तो इसको अगर मैं बनाऊं तो 3D8 यानी 1 2 3 4 5, ओके, और S यहाँ पे और एक यहाँ पे 4p 1 2 3, ठीक है, 4p खाली पड़ा है, ठीक है। तो उससे हमें बॉन्डिंग वगैरह करने में काम आ सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग होगी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप देखिए, अब देखो, और एस में भी तो 2 हैं, चल ठीक है, एस में 2 कर दिए। अब देखो तुम, मैं नीचे वाले से शुरू करता हूँ, DsP2, वो कह रहा है मैं DsP2 ले लूँ क्या, वो कहता है मैं एक डी ले लेता हूँ और sp2 ले लूँगा, s और p ये के दो वाले ये ले। मैंने कहा ठीक है, तू ले लेगा, पर तू फेंकेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन्स को। वो कहता कि मैं एक को इधर फेंक दूंगा और इन दोनों को उठा के ना इधर फेंक दूंगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। दिक्कतें कैसी आएंगी, अनस्टेबिलिटी की दिक्कत आ जाएगी। एंड हाँ, अनस्टेबिलिटी की तो आएगी, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने भी नहीं सोचा, बट हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक एस पड़ा है, यहाँ पे 4p है, ठीक है, एस क्या है, भरा हुआ है, ओके, और यहाँ पे 4p है। तो यहाँ पे 2 पड़े थे इलेक्ट्रॉन, आई थिंक सो 2 पड़े थे, कितने हो गए, 6 7 8, हाँ इतने ही थे ना। तो आप DsP2 चेक करो, एक डी की बात कर रहा हूँ और कहता है एक एस पे ले लूँगा और 2 p के ले लूँगा, ओके। तो ये आप चेक करो, ठीक है। अगर तुमने इसको इधर फेंक भी दिया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये खाली हो जाएगी जगह, ओके। वो कहता है मेरे को एक टी खाली मिल गया। मैंने कहा तेरे को एस भी तो चाहिए, इसको कहाँ फेंकेगा। तो अब वो चुप है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो DsP2 तो खारिज कर दिया हमने अच्छे से, ये नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, और कोई यहाँ पे एक था, और यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे एस था जिसमें 2 थे, और यहाँ पे 4p खाली पड़ा था, ठीक है। अब आप देखिए D3s को चेक करते हैं। D3, वो कह रहा है मैं इतना लूँगा, अरे तू पागल है क्या, इतना D3s, तो D3 पूरा यहाँ से और एक एस कहता मैं ये ले लूँगा। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कितनों को पेयर करा देगा, और क्या इतनी जगह खाली कैसे कराएगा तू। पहली बात, इतनी जगह को खाली कराने के लिए बहुत बहुत एनर्जी चाहिए, जो ऐसा समझो इनके यूनिवर्स में तो है ही नहीं। इनके पूरे यूनिवर्स में उतनी एनर्जी नहीं है जो ये दे के इसको खाली कराने, इनको यहाँ फेंकवाना बहुत बड़ी बात है, नहीं हो सकता। तो ये भी यम पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल। चलिए अब बात करते हैं sp3 की। sp3 यानी कि वो बात कर रहा है कि मैं एक s का ले लूँगा और ये p के 3 ये वाले। तो मैंने कहा हाँ जी, ये तो हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं एक इलेक्ट्रॉन को इसको यहाँ और इसको यहाँ, पीछे तो फेंक सकते हैं, आगे फेंक, जब हम इलेक्ट्रॉन को आगे फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे आएगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ फेंक देता हूँ, तो वो तो फेंक सकते हैं, पर तुम पीछे तो फेंकने का आसान है, क्योंकि पीछे फेंकने में कम एनर्जी लगती है, वेयर आगे फेंकने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो उस कारण से आगे फेंकने, अगर तुम्हें आगे इलेक्ट्रॉन फेंकना तो वो एक ही फेंक सकते हो, ज़्यादा नहीं फेंक सकते। तो वो बाकी बस हाँ आगे आके पता चलेगा तुम्हें। तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3। और अगर आप इसको भरोगे, भरते हैं 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे s वाला है और ये p वाला 1 2 3, ये ओवरऑल कितने दे रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, तो यहाँ पे इनको तो भर देते हैं। इनकी पेयरिंग कराई थी हमने, हाँ इनकी पेयरिंग हो गई थी, तो ये तो पूरा भर गया, ओके। तो अब CO भरेगा अपने 8 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट, हो गए इसके। तो इसमें तो कुछ भी अनपेयर्ड नहीं है, तो कुछ भी अनपेयर्ड नहीं है, तो यानी कि ये तो डायामैग्नेटिक हो गया ना, डायामैग्नेटिक। पैरा कब होता था, पैरा कब होता था, जब अनपेयर्ड होते थे। ये तो सभी भर रखे हैं, ये सभी भर रखे हैं, तो ठीक है सर, ये तो समझ गए होगे आप। आगे चलते हैं, आगे वाले किसी इस साइड वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, इस वाले पे। हाँ, NiCl4 इसको देखते हैं। तुम यहाँ पे देखो कि Ni तो है यहाँ पे +2 में है, यानी कि पिछली बारी 4s2 था, अभी 4s0 हो गया और 3D8 ही रहेगा, ठीक है सर। ओके, सो अभी अगर अपन फिल करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5,
6, 7 एंड 8, तो यानी कि 2 अनपेड बच गए। यहाँ पे 4s खाली पड़ा है और एक 4p नीचे खाली पड़ा है। ओके, तो पॉसिबल कितने हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, d3s एंड dsp2। ओके, तो देखते हैं Cl कितना कर सकता है। Cl पहली बात 2 दे रहा है इसको, तो यानी कि पूरे ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ये, ठीक है, इसको दे रहा है। तो अब किस किस तरीके से ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है। तो अभी यहाँ से तुम्हारे माइंड में काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं कि ठीक है, ये तो फिर अच्छी कर लेगा, ये क्या करेगा। एक अगर इसको फॉर एग्जांपल इसको DSP2 चाहिए, DSP2 चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, एक D का लेगा और एक S और AP2 के 2, ठीक है। ओके, तो आप कह सकते हो कि ओके ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ना इसकी पेयर अप करा देगा। तो मैंने कहा नहीं, कैसे कराएगा, तो Cl को चेक तो कर, Cl कितना ज़्यादा खराब है इसकी, ये वीक फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड, ये देखो ऊपर ऊपर ऊपर, चल 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 चल, कहाँ गए भाई, कहाँ पढ़ाया था वो चीज़। हाँ, ये तो बड़ी हेलोजेंस लिख रखा है ना यहाँ पे, अब ये देखो हेलोजन लिख रखा ना मैंने, ऑलवेज वीक फील्ड लाइगेंड। तो हेलोजन कौन होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन का तो मैंने एग्जांपल दिया था, और कोई बड़ा एग्जांपल तो दिया नहीं था। यहाँ पे तो क्लोरीन है, तो पक्की बात है ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। चलो कांटा। नेक्स्ट आते हैं D3S पे। D3S वो कह रहा है मैं D3S ले लूंगा। अरे तो D3S कैसे ले सकता है, ये देखो D3S इतना बड़ा हो गया, तो तू इतने 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ फेंकेगा, इसको मैं पूछ रहा हूँ कि तू कहाँ फेंकेगा, तो नहीं फेंक सकता। अरे ये क्या कर दिया, पूरा ही रेज हो गया। हाँ, तो इतना ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है sp3, भाई sp3 कर सकता, और तो कुछ ये कर ही नहीं सकता। sp3 ये वाली चीज इतना हो जाएगा इसका, क्योंकि ये इनको पेयरअप तो करा ही नहीं सकता, ठीक है। पहली बात, अगर पेयरअप करा दे तो कोई ना कोई इसकी इनमें से कोई आ जाती इसकी, पर नहीं, इसको sp3 ही मिला क्योंकि ये वीक फील्ड है लाइगेंड है, तो ये पेयरअप तो करा नहीं सकता, इस पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये पेयरअप करा दे। तो ये क्या करेगा, यहीं पे बैठा रहेगा बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। और हाँ, ये तुम खुद कर सकते हो, आसान है। आगे नीचे देखते हैं, चलो 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 चलो। अभी इस वाले सेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बेसिकली, तो उसी से ही आएगा, थ्योरी से रट्टे मारने से कुछ नहीं आने वाला तुम्हें। नेक्स्ट है सी यू का है +2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो जब आप सी यू को चेक करोगे ना, तो सी यू के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास, क्योंकि ये +2 वाला है ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो एक इसकी खाली वैकेंसी यहाँ पे पड़ी है एक बंदे की। ओके, ये पड़ा खाली। और नेक्स्ट बात करते हैं NH3 की। NH3 क्या है, NH3 क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था कि कभी कभी ये वीक फील्ड लाइगेंड जैसे भी काम कर लेता है, कभी कभी मोस्टली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अभी ये पेयरिंग तो करा नहीं सकता, इसकी किसके साथ पेयरिंग कराएगा, अरे ये तो बेचारा अकेला है और इसके साथ तो कोई पेयरिंग करने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, sp3 पॉसिबल नहीं बता रहा, लाइक जस्ट अपने पास क्या क्या है, D3S एंड DSP2। पहले बात करते हैं sp3 के बारे में। sp3 अगर ये करना चाहे, पहले बात देख लेते हैं ये कितने दे रहा है, ये दे रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो sp3 की बात करें तो sp3 इतना ये हो सकता है, पर ये तो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो ये चाहेगा ही नहीं, ये इसको चाहेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये कहेगा कि इसको मैं निकाल देता हूँ, कहीं ना कहीं इसका जुगाड़ करेगा, ये करने की कोशिश करेगा इसकी जुगाड़। देखते हैं कर पाता है कि नहीं कर पाता। नेक्स्ट है D3sp2। अरे अरे अरे, तू D3sp2 पे कहाँ भाग रहा है, अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, ये देखो तो सही आप। इसको अलग कलर से शो कराना पड़ेगा। हाँ, अब देखो हाँ, ठीक है, आई होप तो दिख रहा होगा अभी तुम्हें। तो ये कह रहा है मुझे D3sp2 दे दो। मैंने कहा नहीं दे सकते तुझे, तू देख तो सही, तुझे 5 इलेक्ट्रॉन खाली कराने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन की खाली जगह करा के उनको कैसे ना करके तुझे आगे भेजना पड़ेगा, और तेरे यूनिवर्स में वैसी कोई एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये भी तू भूल जा, ये भी भूल जा, तू नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट उसे कहा मैंने कि तू DSP2 ट्राई करके देख ले। DSP2 तुझे एक तो D मिल ही सकता है, कहता कैसे मिलेगा मुझे, मैंने कहा तेरे पास एनर्जी तो है ना तेरे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो DSP2 P2 यहाँ तक आता है, P2 हाँ यहाँ तक आता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, इसको भी अलग कलर से शो करें, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था ये इस वाले को उठाएगा, ये यहाँ पे जो पड़ा है, और इसको आगे फेंक देगा इस वाले यहाँ तक,
और नोट डाउन प्लीज कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मैं क्या करता हूँ पहले एक फेंका फिर उसके बाद दूसरा भी फेंक दूंगा, नहीं नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। सो सॉरी अबाउट दिस होल क्लटर्ड थिंग, क्या कर सकते हैं इसके लिए, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब तो भर रखे हैं, ठीक है, ये पीछे वाले तो भर रखे हैं 5 6 7 8, ये अभी खाली हो गया क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो था ना इसने 4p के लास्ट वाले ऑर्बिटल में भेज दिया। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। तो अब बस इसकी जगह बन गई, अब बस इसको फिल करना और दैट्स इट। तो यहाँ पे एक एस था और पी के भी दो इसको खाली मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट, हो गया इसका काम। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये ऐसा नहीं था कि आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, जस्ट इसके क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी वैसे तुम रटोगे तो वो समझ भी नहीं आएगी और वो जो जो एक फील होती है वो नहीं आने वाली। तो क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, तो इससे अच्छा क्यों ना तुम क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो पहले ही। हम क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं कर रहे, मैं ही कर रहा हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कंक्लूजन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहाँ करा था हमने, हाँ यहीं पे करा था ना, ऊपर करा था, ये रहा। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमने अभी अभी थोड़ा टाइम पहले करा था। तो चलो 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 चलो, हाँ यहाँ पे चलो। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और आपके पास D0 हो, D0 यानी कि D में कुछ भी नहीं है, चलो खाली है D, चलो एक है D1 हो या D2 हो या फिर D3 हो, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, D2sp3। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे क्या चीज़ होगी, तो थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके ना तुम खुद भी निकाल सकते हो ऐसी चीज़ों को। बट हाँ जो एक होता है कि एक पर्सपेक्टिव कि हाँ हमें लिखा तो होना चाहिए मेरे पास कि मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे फटाफट पता चल जाए हाइब्रिडाइजेशन इसकी, ठीक है। यहाँ पे चेक करो D4 5 6 एंड 7 और ये SFL है, D4 D5 D6 एंड D7। तो D4 D5 ऐसे ही बना देते हैं ना, हाँ यहाँ पे नीचे बना रखा है ना मैंने, तो D4 1 2 3 4 5, यहाँ पे D4 1 2 3 4 5। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता था, स्ट्रॉन्ग फील्ड याद करो क्या करता था, वो पेयर अप करा देता था। तो ये बेचारे तो हो जाएंगे पेयर अप, ठीक है, D4 पेयर अप हो जाएगा 1 2 3 4, ये लो पेयर अप हो गई, ये रुक रुक। एंड हाँ सो सॉरी अबाउट दिस थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो चुका है हमसे। हाँ तो D4 अगर अपन भरे तो ऐसा भरता है, हाँ। तो SFL को चेक करो, SFL इसने क्या बताया, D2sp3 को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो SFL क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो ये D2 को एक्वायर करेगा, D2। तो D2 को एक्वायर करने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन फेंकने की जरूरत है, इसको दो फेंकने की तो जरूरत है ही नहीं, मतलब इसको इधर फेंकेगा इसको इधर, ऐसा तो होने नहीं वाला, ये सिर्फ एक ही को ही फेंकने वाला ना। तो हम किसी एक को यहाँ फेंक देते हैं, इसको यहाँ फेंक दिया तो बन गया D2 और यहाँ पे sp2 बन गया इसका, ठीक है। एंड वाइस वर्सा तुम सभी का बना सकते हो, लाइक 4 5 6 एंड 7 इन सभी का बना सकते हो। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जितना उसकी मर्जी है, लाइक उसका जितना मन है वो उतना ही फेंकेगा, इससे ज्यादा नहीं फेंकने वाला। लाइक तुम अगर कहो कि ये सभी को पेयर अप करा दे, नहीं, क्योंकि उसको कम से कम एनर्जी में भी तो रहना है, इस कारण से। और अगर आपको D4 वीक फील्ड लाइगेंड मिलता है, यानी कि 1 2 3 4, अगर वीक फील्ड है तो वो पक्का कुछ भी नहीं कर पाएगा, इनको कहीं भी पेयर अप नहीं करा पाएगा। और यहाँ पे कहीं S पड़ा है, यहाँ पे अगर P पड़ा है, तो वो क्या करेगा, DsP2 कर लेगा अपनी, DsP2 या कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ कर रहे हैं ना, तो वो कर लेगा अपना। हाँ तो इसमें ना दो पार्ट्स हो सकते हैं, या तो ये D के अंदर घुसेगा ही नहीं, इसको जाने ही नहीं दिया जाएगा और ये बाहर ही कहीं SP और D, बाहर की जो D होगी उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, या फिर ये इसके साथ एक वाले के साथ करेगा और ये बाहर जितने भी रहते होंगे उनके साथ कर लेगा। बेसिकली आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ऐसा कुछ खास भी नहीं है इसमें। बट हाँ ये क्वेश्चन करने से ज़्यादा अच्छे से आएगा, बाकी यहाँ पे तो बातें ही हैं कितनी भी कर लो, ठीक है। D8 9 10 ये कैसे होने वाले हैं, ये 10 वाला होता है डायामैग्नेटिक और बाकी दोनों है पैरामैग्नेटिक। तो डाया का मैंने क्या मतलब बताया था आपको, कि डाया का मतलब होता है फुली फिल्ड, 1 2 3 4 5 6 5 तक बनाना था ना, तो इसको फिल कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो डायामैग्नेटिक इस कारण से है क्योंकि देखो ना सभी फील्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक। ओके तो इसको चेक करो, D9 को चेक करो, D9 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, तो इसमें कम से कम एक तो अनपेड है ना, तो कंपैरेटिवली ये पैरामैग्नेटिक है उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। एंड हाँ, तुम इसका पैरामैग्नेटिक वैसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो एंड D8 को भी तुम वैसे ही देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो यहाँ पे दो अनपेड है, तो ये भी पैरा ही हुआ ना, पैरामैग्नेटिक। आई होप तो आपको समझ आ रहा हो। तो वैसे ही आप D6 को भी चेक कर सकते हो SFL के साथ, एंड एक WFL के साथ, आपको सब समझ आ जाएगा। बस आपको कॉन्फ़िगरेशंस का ध्यान रखना है, दैट्स इट। ओके, तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे कंक्लूजन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, SFL एंड WFL। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं फिर। ओके, सो नाउ बात कर लेते हैं D7 के बारे में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे बच गए 3 खाली। तो SFL क्या करने वाला है, SFL क्या करने वाला है, यहाँ से एक को यहाँ उड़ाने वाला है, यहाँ, क्योंकि पॉसिबल तो इसकी ज्योमेट्री वही होती थी ना, कौन सी होती थी, SP2, रुको, SP3 D3S एंड DSP2, ठीक है। तो ये D3 पूरा तो खाली कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इस एक को यहाँ फेंक देगा और यहाँ से जगह खाली हो जाएगी बेसिकली। तो ये रही आपकी जगह खाली हो गई यहाँ से, तो यहाँ क्या करेगा, फिर ये यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा D वाले के साथ, एक D, और बाकी जहाँ बाहर पड़ा S, और P2 कर देगा, P को यहाँ पड़ा होगा, तो इतने के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा बेसिकली, ठीक है। तो SFL कुछ ऐसा बन जाता है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, जिसको इसने यहाँ पर फेंक दिया। आई होप आपको समझ गया होगा ये चीज़। तो आगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे 1 गलत लगा दिया थोड़ा सा, इरेजर इतना बड़ा है, कम करो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक, और S में 2, यहाँ पे भी 2, 8 लगा दिए ना हमने पूरे, 2 ये 2 ये 2 ये और 2 हो गया। तो SFL के साथ ये क्या करता है, ये करता है DSP2, और आप स्पिन चेक कर लो, स्पिन चेक कर लो, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये एक अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, और ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। तो यानी कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा लो स्पिन हो जाएगी, लो स्पिन, लो स्पिन वाला। आगे पर यहाँ पे एक अनपेयर्ड तो है ना, तो फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक तो है, पैरामैग्नेटिक तो है, कुछ ना कुछ पैरामैग्नेटिज्म आएगा। अगर मैं ये भी करता हूँ ना, लाइक फॉर्मूला लगाता हूँ n इंटू एन प्लस 2, ये वाला, तो n क्या था, 1 है, 1 इंटू 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ये √3 करता तो कुछ तो आएगा ना मेरे पास, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। तो पैरामैग्नेटिज्म तो है, चाहे कम है पर है तो सही ना, ठीक है। तो WFL के लिए वही चीज़ बात कर लेते हैं, WFL के बारे में। 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ पे एक S पड़ा, यहाँ पे P1 पड़ा, ओके। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब है इसके पास WFL। तो WFL में क्या करेगा, ये WFL कभी भी इनको आपस में पेयर अप तो करा नहीं पाएगा, तो वो बाहर ही बैठ रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, SP3। WFL की हाइब्रिडाइजेशन हो गई SP3, और इनका अगर स्पिन निकाला जाए तो स्पिन तो काफ़ी हाई आएगा, क्योंकि देखो ना अनपेयर्ड बैठे हैं इतने सारे, तो स्पिन हाई हो गया, इसका स्पिन हाई हो जाएगा। और अगर आप पैरामैग्नेटिज्म निकालो तो भाई पैरामैग्नेटिज्म अच्छी आएगी। देखो 3 + 2 कितना होता है, 5, तो यानी कि 15, तो यानी कि ये आ जाएगा 3.85 के समथिंग कुछ आ जाएगा, तो इतना हो गया। और हाँ, अगर तुम्हें चेक करना हो ना, लाइक पेपर में आएगा, ज़रूर आता है क्वेश्चन, एडवांस के पेपर में तो आया हुआ है। तो अंडर रूट यही, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं आता तो तुम्हें लाइक इतना आसान था क्वेश्चन, यही करना था। और लाइक उसकी पैरामैग्नेटिज्म निकालनी थी, तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठाओ, 3 है, और यहाँ पे 3 + 2 ये कर दो, ये फॉर्मूला था। और ये कितना हो गया, 15 हो गया ना। तो बस तुम्हें अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, तुम्हें स्क्वायर्स पता होने चाहिए नंबरों के। तो देखो ना, 4 × 4 जब मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 16 मिलता है, यानी कि 4² = 16। तो अगर 15 आया है तो 4 से थोड़ा सा कम होगा वो चीज़, वो वैल्यू। तो मैं इसलिए अप्रोक्सीमेशन लगा रहा था कि
0.385 होगी, ये नियरली इसके अबाउट होगी। तो यही अप्रोक्सीमेशन सी काम लगानी थी और कुछ नहीं करना था। चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं D8 के बारे में। D8 के बारे में तो इसकी तुम खुद भी चेक कर सकते हो, लाइक मैं D8 चेक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे S पड़ा है और यहाँ पे P वाले पड़े 4P, ये 4P है और ये 3D है। ओके तो चेक करते हैं फटाफट से। SFL यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में 8 लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 खाली पड़े हैं यहाँ पे। और अगर WFL इसके पास आ जाता है, WFL आ जाता है तो वो क्या करेगा, इसको इधर फेंकेगा और अपने लिए ये जगह खाली कर लेगा। दैट्स इट। कितने 4 वाला है ना, तो इतनी जगह खाली कर लेगा। तो कितनी होगी सॉरी S नहीं आएगा यहाँ पे आएगा DSP2। ये रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपको इसको थोड़ा अच्छे से बना के दिखाना है तो वो भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पूरा इरेज कर देते हैं। 1 2 3 4 5, तो 1 2 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ पे वो अपनी पेयरिंग कर लेगा 1 2, और फिर S के पास 1 2, T के पास 3 होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी वो नहीं दिखने वाला, क्या कहते हैं उसे, खाली कुछ भी नहीं दिखने वाला तुम्हें यहाँ पे। तो पक्की बात है कि ये डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक याद आ गया डायामैग्नेटिक क्या होता है। और डायामैग्नेटिक है तो वही पक्की बात है कि इसकी अगर तुम इसका पैरामैग्नेटिज्म का फॉर्मूला लगा के कुछ निकालना चाहोगे, आंसर 0 आने वाला है आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो इसकी स्पिन चेक करता है। स्पिन देखो ये सभी पेयर्ड है, अगर सभी पेयर्ड है तो स्पिन तो बहुत लो हो गई, तो लो स्पिन लिख दो, लो स्पिन। कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेजर का साइज थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ये। हाँ अब ठीक है। और WFL के लिए भी तुम खुद से निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। WFL के लिए निकाल लेना। चल मैं निकाल देता हूँ, बाकी नीचे वाले दोनों का तुम निकालना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड S वाला यहाँ पे और P वाले यहाँ पे और वाइटल। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो तो अगर WFL है, WFL यानी कि वीक फील्ड लाइगेंड है, तो इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये इनको पेयर अप तो नहीं करा पाएगा ना, पेयरिंग नहीं होगी, तो ये बिल्कुल ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब कि वो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हो गई। चलिए sp3 हो गई। और मैं अगर इसका चेक करूँ कि क्या ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। चल मैं पहले स्पिन देख लेता हूँ। स्पिन देखो ये 2 खाली पड़े हैं यहाँ पे, तो पक्की बात है कि स्पिन है। ठीक है, हाई स्पिन देख देते हैं। हाई स्पिन, ओके, हाई स्पिन तो है इसकी। और इसके बाद चेक करते हैं डाया है या पैरा है। तो ये पक्की बात है कि मैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। अगर आप इसकी पैरामैग्नेटिज्म चेक करना चाहो तो अंडर रूट लगा के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि आपको फॉर्मूला तो याद होगा यार, n इंटू n प्लस 2। n क्या होता था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 2 प्लस कर दिया और उसका अंडर रूट कर दिया, तो यानी कि ये हो गया 4 और 4 4 8 होता है। तो ये नियरली 2.8 की समथिंग कुछ आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ रहा होगा ये सब चीज़ें। तो नीचे वालों का निकाल सकते हो, तुम खुद ही निकाल सकते हो, बहुत आसान है। अभी तो बहुत आसान बना दिया मैंने। स्पिन और पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म से तुम्हें वो क्या कहते हैं रूबरू करा दिया अच्छे से, तो अब तुम्हें वो दिक्कत नहीं आने वाली जो लाइक आम बच्चों को आती है। तो ये रहा आपका थोड़ा सा पार्ट, ये रह गया। चलो एक्सेप्शंस ऑफ वीबीटी, चलिए इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो NH3 is a strong field ligand, but WFL for CrMnFe, ओके। तो अगर तुम्हें NH3 किसी और इन सभी के बिना किसी और के साथ लगा हुआ दिखे, और ये ऑक्सीडेशन नंबर भी ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल तुम्हें NH3 सिंपल Fe के साथ NH3 लगा हुआ दिखे, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, फिर हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। पर अगर तुम्हें Fe+2 के साथ मैं ये NH3 दे दूं,
अब तुम कहोगे ये वीक फील्ड है, ये कहीं भी इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह अगर तुम्हें कहीं ना कहीं दिख जाए ना कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ है, तो तुम कहोगे कि ये पेयरिंग वगैरह करा देंगे। नहीं, ये पेयरिंग करा ही नहीं पाएगा। वेयर एज मतलब इसके क्रोमियम मैंगनीज कोबाल्ट और आयरन के पास अगर +2 का ऑक्सीडेशन नंबर हो और तब हो ये NH3 उनके पास, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा कभी एक्ट नहीं करेगा। ये कहेगा कि मैं तो वीक हूँ, मैं तो बाहर बैठा रहूंगा, तुम लोग रखो अपनी डी ऑर्बिटल अपने पास। ऐसा है। चलिए और आगे, ओ डोनर आर वीक फील्ड लाइगेंड्स। हाँ ये तो सच बात है, हमने ओ डोनर की बात तो करी है। ओ डोनर कहाँ बात करी है, ये रहा ओ डोनर अपना ऑक्सीजन डोनर। अरे ये तो ये देखो ना, मोस्टली वीक फील्ड लाइगेंड, रेयरली SFL होता है। ये रेयरली कभी कभी होता है कि ये स्ट्रांगली बिहेव कर जाता है, रेयरली, बहुत रेयर होता है। तो कब होता है रेयर? ये होता है जब ये CO+3 के साथ हो या Cu+2 के पास हो। CO+3 के साथ हो या Cu+2 के पास हो, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जैसा बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, जो डी के ऑर्बिटल पड़े होते हैं ना, इनको फेंक देता है, इनको फेंक देता है आगे, चल तू पेयर हो, चल तू भी पेयर हो, चल चल तू भी पेयर हो। ऐसे पेयरिंग करा के खुद वहां पे जो इसकी गद्दी होती है उसको बना के बैठ जाता है। और जब ये वीक फील्ड होता है, तो ये डी को कुछ नहीं कहता। अरे कहता है मालिक आप छोड़ दो हमें, मालिक छोड़ दीजिए और हम बाहर बैठे रहेंगे, SP3 वगैरह में बैठ जाएंगे हम, आप हमें कुछ मत कीजिए, दैट्स इट। तो एक्सेप्शंस वगैरह लिखे होंगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, नहीं तो वही है कि दिक्कत करोगे, फिर कहोगे कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो गलत नहीं होता, वो एक्सेप्शंस हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए लिख के रख लो इनको, थोड़ा थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा, तुम्हें अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चंस इतने सारे करेंगे ना, हो जाएगा सब कुछ। ऑल लाइगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, 4D 5D एंड +4 आयंस, ठीक है। ओके, तो ऑल लाइगेंड्स आर SFL। हर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, चाहे वो आपको फ्लोरीन ही मैं क्यों दे दूं, मैं फ्लोरीन ही दे दूं, तुम्हें मेटल के साथ फ्लोरीन लगा के दे दूं ना, तो तुम कहोगे और अगर अगर ये 4D वगैरह में है, मेटल का इतना ही कोई बड़ा मेटल है जो 4D 5D में जा रहा है, ठीक है। हम तो 3D में बात कर रहे थे ना, 3D में तो हर कोई किसी का चल जाता है, चल ठीक है तू स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तू अच्छा नहीं है, तू बहुत बुरा है, तू बहुत बुरा है, ऐसे। पर जब बात आती है 4D वगैरह की, 4D आगे आता है ना, 4D कहाँ आता है आपको दिखा देता हूँ। चल 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 ऊपर चल, ऊपर चल, कहाँ गई, ये रही ना, हाँ ये रही आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे चेक करो कि 4D देखो ना, हम किसके बारे में, हम तो 3D और 4S में ये पूरा चैप्टर निपट के खत्म हो जाता है। पर अगर तुम्हें ये देखो, ये रहा 4D और इसके आगे कहीं भाग के आएगा 5D 5D10। तो अगर उनमें ये आ जाए, तो अगर उनमें कोई भी तुम्हें डी वाला दिख जाए, तो वहां पे WFL या SFL जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। उनके लिए हर कोई स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, मैं बताऊं क्यों स्ट्रांग है। क्योंकि देखो ना, ये बड़ा न्यूक्लियस, यहाँ पे कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे, और उनके बाद इतने सारे ऑर्बिटल्स के बाद वो कहीं यहाँ पे 4D 5D आ रहा होगा, बड़े बेचारा इतनी दूर है, उस पे तो न्यूक्लियस का कोई प्रभाव ही नहीं है। समझ रहे हो, न्यूक्लियस बेचारा इन लोगों को ही संभालने में लगा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि उसके बाकी बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हैं, तो वो उनको कोई भी उठा के ले जा रहा है। इसलिए तो उनको फ्लोरीन जैसा घटिया बेहुदा बंदा भी उठा के ले जा सकता है, समझ सकते हो। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है। देखो ना न्यूक्लियस कितना अंदर पड़ा है, आपको दिखाऊं न्यूक्लियस कहाँ है, एक कहाँ चला जाता है, एक तो भाग जाता है, ये देखो 5D, इससे भी आगे 5D। और आप देखो कि यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा है, न्यूक्लियस, हाँ यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा है। तो इतने सारे शेल्स हैं, ये देखो ये सभी शेल्स हैं, इनके अंदर सब शेल्स है। देखो इसके अंदर 2 शेल है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर फिर से और फिर 3 शेल, फिर इसके अंदर 5 शेल। ओके, तो इतने शेल हो गए, तो कैसे हो जाएगा, लाइक कैसे आप समझ कैसे सकते हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण से क्या होता है कि जो ये अपना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये इन बेचारों को संभालने में लगा होता है, तो इनके लिए एक्ट करता है कोई चीज, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। पर जो बाहर बैठा है उसके लिए कैसे एक्ट कर सकता है, क्योंकि वो तो इतनी दूर है ना उसकी रेंज से कि उसको लाइक उस पे किसी का कोई प्रभाव नहीं है, उसके लिए हर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए। ओके, चलिए, तो आई होप तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा समझाया होगा।
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसी को अच्छा समझ आएगा जिसने मेरे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है अच्छे से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक ये क्या करता है, मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स। अच्छा हेट्रोलैप्टिक कहता है मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स। ठीक है, हमने पढ़ा था काफी टाइम पहले, आई थिंक सो पढ़ा था हेट्रोलैप्टिक, आई थिंक सो 2 लेक्चर हो गए पढ़े हुए। हाँ, तो एस एफ एल डब्ल्यू एफ एल में जिसका काउंट ज़्यादा हो उसको ही मानेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक क्या होता है। हेट्रोलैप्टिक, सो हेट्रोलैप्टिक क्या कहता है हमें, हेट्रोलैप्टिक कहता है कि आपके पास ना मेटल तो एक ही है पर लाइगेंड ना आपके पास अलग है। जैसे ये एक्स लाइगेंड है, ये वाई लाइगेंड है, ये भी वाई लाइगेंड है, ये कुछ एक्स लाइगेंड है। तो इतने सारे अलग लाइगेंड है ना, ये देखो ये 2 अलग लाइगेंड है, और ये 2 अलग लाइगेंड है। तो अलग अलग लाइगेंड्स हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, वाई भी मेरे पास 2 है और मेरे पास एक्स भी 2 है, और इसको मैं ना यहाँ पे दिखाना ही नहीं चाहूँगा, मैं इसको अलग जगह यहाँ पे शो करते हैं ना, वहाँ पे क्लटरिंग हो जाएगी और समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्राउड बहुत ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक्स भी 2 है, मेरे पास वाई भी 2 है, और ये दोनों लाइगेंड है, ये दोनों मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब वो कह रहा है कि एस एफ एल और डब्ल्यू एफ एल में जिसका काउंट ज़्यादा होगा उसको मानेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि किसका प्रभाव ज़्यादा होगा। हमने पहले बात करी यहाँ पे कि अगर तुम्हें D9 वगैरह में SFL दिख जाए या WFL दिख जाए तो कैसे होगा, अगर दोनों हो समझ रहे हो, अगर दोनों हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे SFL X को आप मानो SFL, ठीक है, और Y को मानो आप WFL, और मैं यहाँ पे X लगाता हूँ, X और यहाँ पे एक Y लगा देते हैं और यहाँ पे एक X। तो आप समझ रहे हो क्या कि x वाले तो 3 है, x तो 3 है, तो अगर x 3 है तो इसका काउंट ज़्यादा हुआ तो हम प्रभाव इसका ज़्यादा गिनेंगे, यानी कि SFL का प्रभाव ज़्यादा गिनेंगे मेटल के ऊपर, ना कि WFL का। थोड़ा सा लग सकता है, अजीब सी स्टेटमेंट लग सकती है तुम्हें शुरू में, बट हाँ समझोगे, समझ जाओगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आसानी है। तो वैसे ही आप वाई की बात करो, अगर एक ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगन रख रखा है, वेयर एज बाकी सभी वीक फील्ड लाइगन लग रखे हैं, तो जिसका काउंट ज़्यादा होगा मैं उसको गिनूंगा, दैट्स इट। उसका उसकी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे एक्ट करेंगी वैसे वैसे आप मेटल वगैरह के साथ इंटरेक्शन करोगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि हाँ, अगर SFL और WFL इक्वल हो गए तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे तुम इसका। मैंने कहा हाँ जी, इसका भी मेरे पास तोड़ है। कहते क्या है, if SFL is equal to WFL, consider the effects of SFL। ठीक है, तो यही है ना, सेम है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो कोई भी समझ सकता है इस चीज़ को, तो कोई बड़ी बात नहीं थी ये तो, ठीक है। हमने ये लगा दिया, ऑक्टाहेड्रल बना दिया, SFL is equal to WFL, तो मैं यहाँ पे X और यहाँ पे Y, ठीक है। तो देखो ना, अभी SFL जो है वो WFL के इक्वल है, तो अब क्या करूंगा, अब तो वही मैं फंस गया, अब तो माया जाल में फंस गया, ये देखो और आप ये देखो। अब मैं किसको मानूं, तो वो कहते हैं तू SFL को मान ले। कैसे मान लूं, आप ऐसे समझो ना, क्योंकि इसका पुल वगैरह काफी ज्यादा होगा, आप देख लो, समझ लो इसका 10 है, इसका भी 10 है, और इसका भी 10 है, और इसका 5 है, इसका 5 है, और इसका भी 5 है। ओवरऑल इसका कितना हुआ, 15 हुआ। ये 15 के हिसाब से इसको एनर्जी दे रहा है या खींच रहा है, बात की बात है, एनर्जी देगा या खींचेगा वो आगे पढ़ेंगे, बट हाँ। और ये 30 के हिसाब से ये डबल है ना, देख लो भाई, अगर WFL उसे कहा गया तो पक्की बात है वो वीक ही होगा, इसलिए तो उसे WFL कहा गया है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम SFL की बात मानेंगे, हम WFL को नकार देंगे, दैट्स इट। चलिए जी, ये भी हो गया। तो अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। अरे अरे इतनी अच्छी थ्योरी, अरे खत्म क्यों हो रही है, मेरा तो लिटरली मन नहीं कर रहा है इसको खत्म करने का, बट हाँ वही है कि कब तक चलाओगे, कब तक घिसेंगे इस चीज़ को। तो इससे अच्छा चलो खत्म करते हैं इस चीज़ को, फिर इसकी एंडिंग आ चुकी है, इसका अंत आने वाला है अभी, तो चलिए देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ VBT क्या थे। स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड इज अननोन। ये जो मैंने तुम्हें ऊपर बढ़ाया ना, जैसे हमने ये बात करी कि अभी तुम कहोगे अरे आपने तो हमें बताया था, ये देखो ना, C डोनर, N डोनर, O डोनर। अरे मैंने कहा कि ये तो मैंने तुम्हें तब भी बताया था कि ये ना CFT से पढ़ा रहा हूँ, CFT में ये सब चीज़ें थी।
तो स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स अननोन थी उनके लिए, जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया, वीबीटी जिन्होंने बनाई उसके लिए ये अननोन थी, ये हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो सीएफटी आ चुकी है ना, सीएफटी आ चुकी है, सीटीएफ क्यों लिखा है मैंने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो हमारे टाइम पे तो वो आ चुकी है, तो हम उसका सहारा लेके हमने इस चीज को आसान बना दिया। वैसे करते तो भाई वैसे मुश्किल हो जाना था बेसिकली। तो इस कारण से हमने सीएफटी का सहारा लिया। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या करा है हमने यहाँ पे, तो ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड वाज अननोन, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वीबीटी डिस्कवर किया था, ठीक है। हमने तो करा नहीं है, तो हमें तो पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जो इससे ज़्यादा अच्छी थी, बाकी ये भी बहुत अच्छी थी। आपको लाइक फील हुआ होगा कितनी बढ़िया चीज़ है कि आप किसी भी लाइगेंड को पता लगा सकते हो कि उस लाइगेंड को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा ना तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। लाइक बहुत बड़ी बात है ये चीज़, ऑन पेपर डिसाइड कर देना कि ये चीज़ कैसे बिहेव करेगी, और वो चीज़ वैसे बिहेव भी कर रही है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो किसी का वैसा, तो बढ़िया चीज़ है ये। तो नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अरे रे रे रे, कलर नहीं एक्सप्लेन हो रहा। कलर कैसे होता था, आपने कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो वो कहते थे कि ये ट्रांजिशंस वगैरह होती है, ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा इंटेंस कलर आएगा, ऐसा कुछ होता था। तो इससे हम वो नहीं समझ सकते। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्लब करके इसको इससे समझ सकते हैं, लाइक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इसमें लाके इंटीग्रेट कर दें तो समझ सकते हैं, बट हाँ अभी इसको यहीं पे एंडिंग करते हैं इस चीज़ की। सीएफटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ेदार थ्योरी है, तो इसको भी पढ़ते हैं, बट हाँ तो वीबीटी यहीं पे हमारा इस और इसका साथ खत्म होता है। बट हाँ तुम्हें लाइक एक चीज़ का वो रहेगा कि बहुत अच्छी थ्योरी है, एंड जो चीज़ें तुम सीएफटी से प्रेडिक्ट करने वाले थे आगे जाके, वो तुम अभी वीबीटी से भी कर सकते हो, तो इसलिए वो चीज़ें क्लब हो गई आपस में, उन जो चीज़ों को जोड़ दिया गया, तो अब तुम्हें वो चीज़ फील नहीं होगी कि ओके ये चीज़ मुझे वीबीटी से सोचनी चाहिए या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, दोनों से ही सोच सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। बढ़िया चीज़ है ना, तो इसीलिए हमने उस चीज़ को क्लब कर दिया, बेसिकली उसको जोड़ दिया, सीएफटी का सामान उसमें लगा दिया, जाके हैक कर लिया बेसिकली। चलिए आगे देखते हैं। तो सीएफटी में क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, कंसीडर द इंटरैक्शन बिटवीन इंटरैक्शंस बी प्योरली आयनिक, यानी कि अगर मेटल को कुछ लाइगेंड्स हैं अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कह रही है कि इसको तुम प्योरली आयनिक मानो। प्योरली आयनिक क्या होता था कि इसके पास पक्का ही एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक पक्का ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ भी कोवेलेंट वगैरह नहीं है, कुछ भी इनके बीच में अट्रैक्शंस नहीं है, इंटरैक्शंस नहीं है, वो ये कहने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें ये प्योरली आयनिक वाली चीज़ नहीं समझ आ रही ना, तो पुराना लेक्चर देख के आओ जिसमें हमने पोलराइजेशन पढ़ा था, पोलराइजेशन हमने पढ़ा था, और इसमें भी पोलराइजेशन का थोड़ा सा जिक्र आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो लेक्चर दिखाओ, तो पोलराइजेशन का लेक्चर देख के आना। आई डोंट, मुझे याद नहीं है उसका नाम, उसका लाइक लेक्चर का नंबर याद नहीं है, बट हाँ देखोगे तो समझ जाओगे, प्लेलिस्ट चेक करो उसमें से मिल जाएगा पोलराइजेशन। अगर याद है तो उसके लाइक तुम देख सकते हो, फर्स्ट 30 मिनट्स का देख के आ सकते हो, तो फायदा होगा तुम्हारा। अच्छा तो ठीक है, तो प्योरली आयनिक वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें वहां से ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, यहाँ से तो मैं वही ऊपर ऊपर से करा रहे हैं, बट हाँ अगर अच्छे से समझे तो उस चीज़ को देख के आओ, अगर मैंने यहाँ पे वो कराया तो दिक्कत होगी। चलिए ओके, तो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक कलर वगैरह। तो प्योरली आयनिक का क्या फ़ायदा है, हमने इसको क्यों कंसीडर किया कि ये प्योरली आयनिक है। देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंसिडरेशंस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमने पक्का ही इसको कह दिया कि हाँ जरूरी यही चीज़ है। मैंने तो कहा है, तुम्हें पहले भी कह रखा है कि ये सब झूठ है जो हम पढ़ रहे हैं, सब झूठ है ये, ठीक है। तो प्योरली आयनिक हमने इस चीज़ को क्यों माना है, इस चीज़ को माना ही क्यों है हमने कि ये प्योरली आयनिक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक कलर, मैग्नेटिक बिहेवियर और स्टेबिलिटी। इन चीज़ों को वीबीटी एक्सप्लेन कुछ हद तक कर पाई थी, पर इतना हद तक नहीं कि हम उसके पूरी डेप्थ में जा सकें। तो अभी हमें क्या है, इस चीज़ के डेप्थ में जाना है। तो डेप्थ में जाने के लिए हमें कोई और थ्योरी अच्छी लगी, तो वो थी सीएफटी। सीएफटी एक अच्छी थ्योरी की जिससे हम अभी वीबीटी से भी
तुम अपना कोई भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन सोच सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। और अगर तुम सीएफटी से सोचो उससे भी सेम आएगा, एक्सेप्ट कुछ कुछ चीज़ें सीएफटी में अलग हैं। तो बेसिकली इसीलिए तो हम इसको पढ़ने हैं, नहीं तो वीबीटी से ही सब कुछ हो जाता। तो इसमें क्या है, कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी है इसमें। तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड रहता हूँ वीबीटी और सीएफटी के लिए। तो आपने देख ही लिया होगा, वीबीटी बहुत अच्छी थ्योरी थी एंड बहुत ही इसने ज़्यादा हमें ये लाइक फ्यूचर के प्रेडिक्शंस दिए हैं। तो देखते हैं आगे। ओके, डी ऑर्बिटल्स आर डी जनरेटेड, बट जब लाइगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर पड़ती है तो उनकी डीजनरेसी टूट जाती है। ओके, ये डीजनरेसी थोड़ा सा अभी समझा देते हैं दोबारा से। डीजनरेटेड क्या होता है, डीजनरेटेड क्या होता है? तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का एक सिंपल मीनिंग है कि सेम एनर्जी, दैट्स इट, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, सेम एनर्जी। तो क्या कहता है ये, जब उन पे लाइगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ती है ना तो उनकी डीजनरेसी टूट जाती है। इसका क्या मतलब, ये कहना चाह रहा है कि डीजनरेसी टूट जाती है यानी कि उनकी सेम एनर्जी टूट जाती है। यानी कि अगर सभी एक ही स्पेक्ट्रम में थे, यानी कि सभी की एक ही जैसी एनर्जी थी, तो जब इनके पास लाइगेंड आया ना तो किसी की एनर्जी तो भाई बहुत बढ़ गई, बस समझो कि दो बंदों की बहुत बढ़ गई और दो जनों की ना बहुत ही कम हो गई एनर्जी। इसको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है और जब एनर्जी डिफरेंट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि इसकी डीजनरेसी टूट गई है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? फर्स्ट डी ऑर्बिटल, ऐसे तुम समझो कि ये एक डी ऑर्बिटल है। देखो ये सब ये स्पेकुलेशंस है, ऐसा लाइक लिटरली हमें पता ही नहीं है कि डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है, बट उस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, दैट्स इट। तो ये क्या है, डी एक्स वाई में है एक फर्स्ट वाला ऑर्बिटल जो सब ऑर्बिटल है, आप इसे कह सकते हो एक ऑर्बिटल के अंदर वाला ऑर्बिटल। तो ये कैसा हो सकता है, लाइक आप ऐसे समझो ना कि ये तो न्यूक्लियस के आसपास है ये वाली ऑर्बिटल, तो मैं डी एक्स वाली ऑर्बिटल को कहाँ मानूं मुझे यही बता दो, मैं कहाँ मानूं, कहाँ उसको। तो यही दिक्कत है, हम उसको मान ही नहीं सकते कहीं पे। तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं शो कराने की कोशिश करते हैं कि डी एक्स वाई कैसे होगा। डी एक्स वाई तो यानी कि आप ऐसे समझो ना, डी एक्स वाई कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे होता है डी एक्स वाई, मानी कि ये z वाले में कुछ भी नहीं है, z वाले में इसका कुछ भी नहीं था। वेर एज अगर आप डी एक्स जेड को ड्रॉ करना चाहो, ये x मानो, इसको बाहर की साइड को z मानो, तो आप कुछ कैसा ड्रॉ करोगे, आप कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे, ठीक है। ओके, तो ऐसा होगा। एंड डी वाई जेड को मानो, तो डी वाई जेड को हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये रहा आपका y, ये रहा आपका x, ये रहा आपका z, ठीक है। तो वाई जेड कैसे होगा, वाई जेड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अरे अजीब सा ही बन गया, बट हाँ ऐसा ही होता है। तो आई होप सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। इसको कहीं भी लाइक आपको विजुअलाइज करा ही नहीं सकते ये चीज़। अगर तुम्हें कोई तुम्हारा टीचर है ना, वो तुम्हें कह रहा है बेटा हम इसको विजुअलाइज करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे नहीं, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। विजुअलाइज करा ही नहीं सकते इस चीज़ को। अगर तुम विजुअलाइज करा देते, अगर तुम्हें पता होता कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो फिर हम गधों की तरह इलेक्ट्रॉन को वेव और पार्टिकल नहीं कह रहे होते। कभी उसको वेव मान लिया, कभी उसको पार्टिकल मान लिया। अरे पता होता तो भाई फिर तो हमने क्या ही उखाड़ लिया होता, बहुत कुछ कर लिया होता। उसी के कारण तो बहुत चीज़ें अटकी पड़ी हैं हमारी यहाँ पे, हमें पता ही नहीं है। हम इतने ज़्यादा दोगले हो चुके हैं। केमिस्ट्री कभी कहती है ये ऐसे चलता है, कभी कहती है ये ऐसे चलता है। क्या माने, अभी क्या ही माना जाए इस चीज़ का। तो अभी छोड़ो इस चीज़ को, बट हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो बात करते हैं कि हाउ डज डीजनरेट ऑर्बिटल गेट्स ब्रोकन। कैसे ये ब्रोक कैसे टूटती कैसे है ये, तो इसको आप यहां से समझते हैं। हाँ, हाउ डज डीजनरेसी गेट्स ब्रोकन, ligands surround the metal from all of its sides spherically। ठीक, तो क्या करता है, ये मेटल है, आप ऐसे मानो मेटल के पास जो भी डी ऑर्बिटल है, ये उसकी डी ऑर्बिटल कैसा भी, आप इसको डी ऑर्बिटल इमेजिन करो, डी ऑर्बिटल के अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन्स को इमेजिन करो, कुछ भी करो, ठीक है। बट हाँ आपको ये समझना है कि ठीक है ये कुछ डी ऑर्बिटल है, ये कुछ डी ऑर्बिटल है, और इसको चारों तरफ से या 6 तरफ से जितना भी मानना है मान लो, इसको इलेक्ट्रॉन लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं।
ठीक है, लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये पढ़ा, पहले डी ऑर्बिटल बिल्कुल शांत था, इसको कोई भी लाइगेंड इसको दिख नहीं रहा था, लाइगेंड बहुत दूर है। पर क्या होता है कि लाइगेंड थोड़ा थोड़ा पास आने लगता है, लाइगेंड जब जब पास आने लगता है तो इसको वो थोड़ा कैसे लाइक समझ सकते हो आप कि इसको बॉन्डिंग करनी है उसके साथ, इसको उसके साथ बॉन्डिंग करनी है, तो ये अपनी एनर्जी वगैरह को फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ये अपनी एनर्जी को फ्लक्चुएट करके बढ़ा लेता है जब लाइगेंड पास आता है। ठीक है, लाइगेंड पास आता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, पहली बात। और जब लाइगेंड आके इससे जुड़ जाता है तब किसी की एनर्जी बढ़ जाती है, किसकी कम हो जाती है, वही तो हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी किसकी कम होगी किसकी बढ़ेगी। देखो अभी इनकी एनर्जी सभी की सेम है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हाँ अब देखो ये देखो सेम एनर्जी, तो मतलब ये लोग तो डीजनरेट हैं। अब यहाँ पे देखो ये भी सेम एनर्जी, अरे ये भी तो डीजनरेट है, अरे 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 ये देखो टूट गए टूट गए, तो इनकी एनर्जी कम हो गई, इनकी एनर्जी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई वो बाद में देखेंगे, बट हाँ बढ़ गई कम हो गई, तो इसी को ही हम कहते हैं कि डीजनरेसी टूट गई या डीजनरेसी आ गई। अगर डीजनरेसी आ रही है तो मतलब एनर्जी सभी की सेम हो रही है, वेयर एज इनकी डीजनरेसी टूट गई है तो पक्की बात है कि इनकी एनर्जी किसी की बढ़ गई होगी, किसी की कम हो गई होगी, तो इस कारण से आपको ये सब चीजें दिख रही होंगी। और इसके बाद क्वेश्चन आता है किसकी एनर्जी कब बढ़ेगी कब नहीं, वही वही तो हमें पढ़ना है। तो दैट्स इट, इस वाले को लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, एंड इसके बाद फिर पड़ा है काफ़ी सारा सामान और पढ़ने के लिए, तो CFT वगैरह आई थिंक सो 2 लेक्चर्स में हो जाएगी, एंड उसके बाद वी आर डन, एंड फिर उसके बाद JEE एडवांस के क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं।